हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पिछले 3 वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बाल विकास क्या होता है, बाल विकास के चरण क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं, जिनसे बाल विकास जो होता है वो प्रभावित होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल एग्जाम और जो क्लासेस, ठीक है। तो हम देखेंगे इस टॉपिक में कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। आपके बुक में देखो, आपके एग्जाम में 2 ही कारक देख हो सकते हैं। एक तो होता है वंशानुक्रम, दूसरा हमारा होता है वातावरण। यानी कि प्रभावित करने वाले ये 2 कारक मेन होते हैं आपके, वंशानुक्रम और वातावरण। बाकी हैं तो यहाँ पर 7 नंबर तक हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्योंकि इम्पोर्टेंस केवल 2 ही की है, बाकी कम इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि वंशानुक्रम जो हेरिडिटी होता है, दूसरा हमारा वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट में होता है। ये 2 फैक्टर बहुत ही प्रभावित करते हैं बाल विकास को। तो देखेंगे इनके बारे में क्या होगा। ऐसे वंशानुक्रम हो गया तो ये हेरिडिटी होती है। वंशानुक्रम क्या होता है कि माता पिता का पूर्वज कैसे रहे हैं, यानी कि उनकी बुजुर्ग दादा परदादा कैसे रहे हैं, उनका जो वंश था और उस वंश के हिसाब से जो आगे बच्चे परिवर्तित होते हैं। जैसे देखा होगा, एक हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। ये अगर पेरेंट्स को है तो कहा जाता है कि अनुवांशिक बीमारियाँ होती है, ये बच्चों में भी हो सकती है। तो क्या वंशानुक्रम का फ़र्क दिख रहा है, ये बच्चों पे प्रभाव डाल रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रभाव डालती हैं। दूसरा हमारा है वातावरण। बच्चा जिस माहौल में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, ठीक है, उस वातावरण का फ़र्क बहुत पड़ता है। क्योंकि जिस वातावरण में रह रहा है, कहने का मतलब कि वहाँ पर प्रदूषण है, गंदगी है या किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या है, तो बच्चा उस समस्या से जूझ जाएगा और उसको उस विकास में, उसके बाल विकास में प्रभाव और बाधा डालेगा वातावरण की। अच्छा वातावरण होगा, चाहे घर का माहौल ही सीख लीजिए। अगर रोज़ मम्मी पापा में लड़ाई झगड़ा होती है, ठीक है, तो बच्चा उसको देखेगा तो उसका भी क्या होगा, बुरा लगेगा। वो भी उस चीज़ों से क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, तो उसका वातावरण ख़राब हो जाएगा। घर का वातावरण ख़राब होने से उसका विकास नहीं होगा, वो भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जो बाहरी वातावरण होता है, ये भी बच्चे के यानी बाल विकास को प्रभावित करता है। फिर लिंग भेद भी, ये भी एक कारण होता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्धि हो गया, जन्मक्रम हो गया, और होता है भयंकर रोग एवं चोट। कभी कभी ऐसा होता है कोई भयंकर चोट बचपन में हो लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बचपन में, या किसी को गंभीर चोट लग जाती है, तो उसका भी प्रभाव उसके जीवन पे देखने को पड़ता है, उसके विकास पे देखने को पड़ता है। पोषाहार और पोषण, यानी कि बच्चा का शुरुआत में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चे के अगर विकास करना है तो लगभग 0 से जब तक उसका जन्म होता है 5 साल तक, यानी कि 0 से 5 ईयर्स तक उसका अच्छे से ख्याल रख लीजिए, उसकी नींव मजबूत कर लीजिए, तो आगे उसके रोग आने की क्षमता कम रहेगी। उसको बीमार होने की कम बीमार होने की क्षमता उसके अंदर डेवलप होगी। बीमार जल्दी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, उसका ख्याल पहले से रखा गया। उसकी जो नींव है, वो उसका आधार जो है वो बहुत मजबूत है। स्टार्टिंग में आप उसका ख्याल रखेंगे तो बाद में उसका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा होगा। जल्दी बीमार नहीं होगा, रोगों से ग्रसित नहीं होगा, क्योंकि क्या है, पहले से वो मजबूत है। इसलिए बेबी का शुरुआत से आप 0 से 5 साल तक लगभग आप अच्छे से ख्याल रखिए, बच्चा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। फिर पोषाहार मैंने बताया कि उसका सही से पोषाहार करना चाहिए, ठीक है, कुपोषित नहीं होना चाहिए। जो गरीब लोग होते हैं, गरीब घर के बच्चे होते हैं, उनका सही से लालन पालन पोषण नहीं हो पाता है, ना से उनका खाद्य पदार्थ पोषण मिल पाता है। इसलिए ये भी बाल विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण है। बाकी हैं तो 7, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने एमसीक्यू कराया था, वहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में दिए थे, पूछ रहा था इसमें कौन नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, बहुत से राइटर ने क्या कहा है। एक वुडवर्थ ने इनके अनुसार, इनके एक स्टेटमेंट के अनुसार इन्होंने कहा था, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। यानी जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणनफल होता है उसको इक्वल होता है, वो हमारा होता है विकास, यानी बाल विकास होता है या विकास होता है। फिर एक व्यवहारवाद के जनक थे, ये है वाटसन ने विकास के निर्धारण में केवल वातावरण को ही महत्व दिया है। यानी कि वाटसन जो थे, ये मनोवैज्ञानिक केवल वातावरण को ही महत्व दिए हैं, बाकी वंशानुक्रम पे इनका ज़्यादा विशेष योगदान नहीं था। इन्होंने वातावरण को बेस्ट माना है, निर्धारण किया था। नेक्स्ट है, देखेंगे हम बाल विकास के आधार पर उनके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वो मेरे नोट्स था, ठीक है, ये हम बुक से पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इस बुक से पढ़ाता हूँ। उस बुक का कवर पेज भी आपको PDF में लगा के बताया था कि इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो, पढ़ने का बाल विकास इतनी मोटी बुक होती है कि आप पढ़ेंगे लगभग 350 पेज करीब लगभग होते हैं बाल विकास में, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो काफ़ी पढ़ते ही रहेंगे। बाल विकास बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या होता है।
देखो वंशानुक्रम, मैंने बताया ना कि वंशानुक्रम मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, इसमें होता क्या, देखो बालक में उत्पन्न विशेषताओं के लिए उसके माता पिता ही जिम्मेदार नहीं ठहरा जाता, बल्कि उसे संबंधित अन्य संबंधियों से भी जिम्मेदार ठहरा जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो विशेषताएं उसके माता पिता से मिलती जुलती हैं, उसका स्थानांतरण माता पिता से होता है, और माता पिता से विषमता रखती है उनका स्थानांतरण करने सगे संबंधियों से होता है। कहने का मतलब हेरिडिटी वंशानुक्रम, अगर माता पिता में किसी प्रकार की भिन्नता है तो उसके बच्चों में भी हो सकती है, बच्चे या उसके सगे संबंधियों में हो सकती है, यानी कि वो पितृ साइड से भी हो सकता है और मातृ साइड से भी हो सकता है। मातृ साइड से कैसे होगा, यानी कि माता के जो मम्मी पापा हैं उनसे भी आ सकता है, और पिता के जो मम्मी पापा हैं उनसे आ सकता है। इसीलिए सगे संबंधियों से भी ये आ सकता है, यानी कि जो मम्मी के पापा हैं यानी कि हमारे नाना, उनसे भी देखने को मिल सकता है हेरिडिटी। ठीक, वंशानुक्रम यही होता है। जैसे कि डगलस और हालैंड ने विचार प्रस्तुत किया था, इन्होंने क्या कहा था, एक प्राणी के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों या प्रजा से प्राप्त होता है। कहने मतलब जब बच्चा कोई जन्म लेता है या कोई प्राणी जन्म लेता है, जो उसका जो वंशानुक्रम होता है, चाहे उसकी शारीरिक विशेषताएं हों, चाहे हाथ पैर हों, चाहे उसकी बॉडी कुछ भी हो, सुडौल हो, ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी उसकी शारीरिक क्रियाएं या क्षमताएं होती हैं, उसके माता पिता या उसके परदादा या दादी या उसके पिछली पीढ़ी से सम्मिलित होते हैं, यही वंशानुक्रम होता है। यानी कि हमारा वंश अनुक्रम मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, पीछे पीढ़ियों से सम्मिलित होकर जो क्रियाएं, जो शारीरिक क्रियाएं, क्षमताएं, ऊर्जाएं होती हैं, उनसे हमारा आगे की पीढ़ियों में जो देखने को मिलता है वही सो हमारा वंशानुक्रम होता है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों के नाम हैं। रूथ बेंडेक्ट के अनुसार प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का स्थानांतरण करना है। इस प्रकार से विशेषताओं को संगठित स्थानांतरित करने का वंशानुक्रम से नाम जाना जाता है। कहने का मतलब है चाहे जैविकी हो चाहे मनोवैज्ञानिक हो, कुछ भी विशेषताओं का अगर हस्तांतरण माता या पिता से उसके पुत्र में होता है या पुत्री में होता है, वही हमारा वंशानुक्रम होता है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो हमारे माता पिता हैं, ठीक है, तो उनके कुछ लक्षण तो हमें मैच करते होंगे ना, वही वंशानुक्रम होता है। ठीक है, अब देखेंगे वंशानुक्रम के नियम क्या होते हैं। वंशानुक्रम के मुख्यतः 3 नियम प्रतिपादित किए गए हैं। इसमें देखेंगे कौन कौन से नियम हैं। जो पहला है वो है समान को जन्म देना। देखो इसमें क्या है, लाइक बिगेट्स लाइक। इस नियम का तात्पर्य है कि जिस प्रकार के माता पिता होते हैं उसी प्रकार की संतान होती है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, सामान्य बुद्धि वाले पिता की संतान मध्य बुद्धि होती है। इस प्रकार गौण वर्ण माता पिता के बच्चे गौण और अश्याम वर्ण। देखो अगर किसी के देखा होगा, किसी के फैमिली में अगर मम्मी पापा गोरे हैं तो उसका बच्चा भी गोरा होगा। ये आप लोग तो पक्का ऑब्जर्व किए होंगे। अगर उसके मम्मी पापा गोरे हैं तो जाहिर सी बात है उसका जो बेबी होगा, लड़का है चाहे लड़की, वो भी गोरा होता है। अगर उसके मम्मी पापा सांवले हैं या श्याम वर्ण रंग के हैं तो उसके बच्चे जो होगी, संतान भी होगी, ये उस कलर के होंगे। यानी कि जिस हिसाब से उसके मम्मी पापा रंग थे वही रंग का बच्चा होता है। जनरली आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, ठीक है। और ये कहना कि मतलब गरीब घर के जो बच्चे होते हैं, वो गरीब जो होते हैं वो थोड़ा कम बुद्धि के होते हैं। हम बहुत कम नहीं कहेंगे, ठीक है, थोड़ा कम बुद्धि के होते हैं, तो उनकी संतान भी होती है वो कम बुद्धि की हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस माहौल में आप रहेंगे उस माहौल से हो जाता है। यहाँ बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम कुछ हद तक रहता है लेकिन ज़्यादा हद तक नहीं रहता है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि अगर मम्मी पापा गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा कुछ हद तक, और अगर जो मम्मी पापा सांवले हैं या श्याम वर्ण रंग के हैं तो बच्चा भी श्याम वर्ण का रंग होगा। तो ये क्या हो गया, वंशानुक्रम हो गया। वंश का अनुक्रम यानी कि उसका सीरीज चल रहा है, उसका आगे चल रहा है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी माता पिता के रंग के ऊपर। यहाँ तक कुछ ऐसा होता है कि माता पिता की जो नाक या कान या लिप होते हैं वो बच्चे की नाक या कान की लिप जैसे हो जाते हैं, ठीक है। उनका चेहरा मम्मी पापा से मैच करने लगता है कुछ हद तक, क्योंकि मैच तो नहीं करता, लेकिन कभी आपने गांव में सुना होगा, आप बच्चा जब पैदा होगा तो गांव वाले कहते हैं, यहाँ शहर वाले कहते हैं कि जो बच्चे की नाक है वो पापा के ऊपर गई है, या बच्चे की जो नाक है वो मम्मी के ऊपर गई है, मतलब ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो वंशानुक्रम है, वंश का ही अनुक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें इस नियम में अपवाद भी पाए जाते हैं। जैसे यह देखा गया है कि कभी कभी गौण वर्ण माता पिता की काली संतान होती हैं और काले माता पिता की गौण वर्ण संतान होती हैं। यानी कि यहाँ अपवाद भी है कि मैंने बताया कुछ हद तक ये मैंने बोला था कि कुछ हद तक अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चा गोरा होगा, लेकिन कभी कभी अपवाद देखने को मिलता है कि माता पिता गोरा और जो बेटा होगा वो सांवला होगा।
ठीक है, तो ये भी कभी अपवाद के रूप में देखा जाता है। तो नियमनता अपवाद के कारणों को भिन्नता वंशानुक्रम के दूसरे भिन्नता के नियम से किया जाता है। पहला क्या था, समान समान, और दूसरा है भिन्नता का नियम। इसमें क्या है, लॉ ऑफ वेरिएशन। इसमें क्या कहा गया है, बच्चे अपने माता पिता की सच्ची प्रतिकृत नहीं हुआ करते, वे अपनी आकृति और बनावट में माता पिता से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। इस भिन्नता का कारण माता पिता के बीज कोषों की विशेषताएं हुआ करती हैं। बीज कोषों के अंदर जीन्स होते हैं जो विभिन्न संयोजनों से मिलकर तथा आपस में भिन्न होने के कारण ऐसे संतानों को जन्म देते हैं जो आपस में भिन्न होते हैं। यानी कि जो माता पिता की बीज कोष होता है उससे विभिन्न प्रकार के जीन्स होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जीन्स से होकर उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, शारीरिक बनावट हो जाती है, तो भिन्नता का नियम का पालन करती है। इस नियम को पहले नियम का विरोध नहीं मानना चाहिए और ना ही अपने पूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि बच्चा में कुछ गुण अपने माता पिता के अवश्य होते हैं और कुछ गुणों में भिन्नता होती है। यानी कि बच्चा जो पैदा होगा या बच्ची जो पैदा होगी तो कुछ गुण उसके माता पिता से मैच करते हैं, कुछ मैच नहीं करते हैं, तो ये होगा हमारा भिन्नता का नियम। अब तीसरा हम देखेंगे प्रत्यागमन का नियम। इसमें क्या है, लॉ ऑफ रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, सरनसन महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान होने की प्रवृत्ति और निम्न कोटि की माता पिता से कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन है। यानी कि अगर कोई माता पिता कम प्रतिभाशाली है तो उसकी जो संतान होगी प्रवृत्ति निम्न कोटि की होगी। ठीक है, माता पिता की निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति की प्रत्यागमन है, यही हमारा प्रत्यागमन होता है। यह नियम स्पष्ट करता है कि बच्चे माता पिता के विशेष गुणों के स्थान पर सामान्य गुण ही ग्रहण करते हैं। सामान्य गुण सभी स्त्री पुरुष, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के जो विशिष्ट गुण हैं उसको बच्चा ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे माता पिता के विशेष गुणों के स्थान पर सामान्य ही गुण ग्रहण करते हैं। सामान्य गुण सभी स्त्री पुरुष में होते हैं, इसलिए वंशानुक्रम की प्रगति समान और औसत की ओर होती है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के जो विशिष्ट गुण होते हैं वो बच्चों में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, वो सामान्य गुण होते हैं, इसीलिए देखा होगा सब में सामान्य गुण जो सभी में होते हैं, यही हमारा प्रत्यागमन का नियम होता है। इसमें देखेंगे क्या नीचे और है, माता पिता के पितृकों जिन्सों में से एक अधिक दूसरे कम शक्तिशाली होता है। यानी कि कभी अगर माता पिता के जीन्स हैं तो कभी माता का स्ट्रांग होगा तो कभी पिता का स्ट्रांग होगा जीन्स, तो कभी पिता का स्ट्रांग होगा तो माता का निम्न होगा, ये होता है। फिर माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी एक का पितृक अधिकशाली होता है। यानी कि अगर हमारे मम्मी या पापा हैं तो मम्मी यानी कि पापा के हमारे जो दादा यानी कि हमारे दादा रहे होंगे उनका भी कहीं शक्तिशाली होगा, या हमारी मम्मी के जो पापा थे यानी कि नाना और नानी उनमें से किसी का स्ट्रांग रहा होगा। ठीक है, वंशानुक्रम के 3 नियम मनुष्य की विशेषताओं और गुणों को समझने में बड़े उपयोगी हैं। यानी कि ये वंशानुक्रम के 3 नियम थे। आप इस वंशानुक्रम के तीनों नियम को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछना है कि हाँ कि वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम होते हैं तो वहाँ पर आपको 3 नियम दिए हो सकते हैं, और 3 नियमों में आपको एक सही करना होगा। उसमें लिखा होगा कि वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम होते हैं, उसमें 3 ऑप्शन में दिए होंगे, चौथा नहीं होगा, तो आपको आंसर सही देख के टिक करना होगा। नेक्स्ट है वातावरण। मैंने बताया था कि एक वंशानुक्रम होता है, दूसरा होता है हमारा वातावरण। इसमें क्या है, सामान्य अर्थ में वातावरण से तात्पर्य है चारों ओर की परिस्थितियाँ, यानी कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वहाँ की परिस्थिति कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है। मनुष्य जिस तत्वों का से घिरा है व्यक्ति विकास पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि मनुष्य जिस एरिया में रहता है और उस एरिया में जो भी चीज़ें होती हैं उनसे जो घिरा रहता है वही हमारा क्या होता है, प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर। अगर हम जिस माहौल में रह रहे होंगे उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उस माहौल का हमारे ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम अच्छे घर में रह रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब लोग संतुलन में रहते हैं, तो हम उस माहौल में ढल जाएंगे। और अगर किसी ऐसे माहौल में रह रहे होंगे जहाँ पर घरेलू हिंसा हो रही होगी या किसी प्रकार की हिंसा हो रही होगी तो हम उस तरह के हो जाएंगे। ये हमारा होता है माहौल का, वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर। बाल विकास के वंशानुक्रम के समान ही वातावरण के भी महत्व है। मनोवैज्ञानिक वाटसन ने वातावरण को इतना प्रभावी माना है कि वे कहते हैं, मुझे नवजात शिशु को दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर अथवा डाकू बना सकता हूँ। ये स्टेटमेंट आप कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट कभी पूछा जा सकता है। वाटसन ने कहा था कि वातावरण का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आप मुझे एक नवजात बेबी को दे दिए, यानी कि आप हमें नवजन्मा बच्चा यानी कि बच्चा बर्थ किया हो उसे दे दीजिए, हम उसे डॉक्टर, वकील, चोर, डाकू बना सकते हैं। ये तो क्या हुआ, ये वातावरण का प्रभाव है, यानी कि बच्चा वातावरण का प्रभाव से बन जाएगा। अगर वो डाकू बनना है तो उसको स्टार्टिंग से उसे डाकू जैसा ट्रीट करोगे तो वो क्या होगा, डाकू बन जाएगा। उसे डॉक्टर बनाना है तो उस हिसाब से ट्रीट करोगे तो डॉक्टर बन जाएगा। यानी कि आप जिस माहौल में रखना चाहोगे बच्चा उस माहौल में रहकर उसी तरह का ढल जाएगा। नेक्स्ट है, जॉन लॉक ने कहा था,
बालक के मस्तिष्क को सादी स्लेट माना है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। यानी कि जॉन लॉक ने कहा था कि जो बालक का मस्तिष्क जब पैदा होता है तो एकदम सादा ब्लैंक पेपर होता है, आप उस पर जो भी लिख दोगे वो लिख जाएगा, यानी कि जिस माहौल में ढालोगे उस माहौल में ढल जाएगा। बच्चे होते हैं मन के एकदम सच्चे होते हैं, उनका जो माइंड होता है एकदम क्लीन और नीट होता है, एकदम सादी स्लेट। जानते हो ये स्लेट बचपन में लिखने वाली तख्ती होती थी, स्लेट, ठीक है। उस सादी स्लेट है, उस पर अगर आप कुछ भी लिखोगे तो लिख जाएगा, यानी कि बच्चे को जिस माहौल में रखोगे वो ढल जाएगा, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है वो विकास नहीं हो पाया है नवजात का। इसलिए आप जैसा माहौल में ढलना चाहोगे वैसे माहौल में ढल जाएगा और वो हो भी जाएगा। कुछ विद्वानों ने वातावरण की परिभाषा इस प्रकार दी है। D.T. इलियट किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। यानी कि चेतन और उद्दीपन अंतःक्रिया के क्षेत्र को जो भी कहते हैं वो हमारा वातावरण होता है। ये D.T. इलियट ने बताया था, वातावरण की परिभाषा दी थी। नेक्स्ट है जी जिसबर्ट, जो किसी एक वस्तु के चारों ओर से घिरे था उस पर प्रत्यक्ष रूप प्रभाव डालता है वही हमारा, मतलब हम जिस समाज में रह रहे हैं उसका प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट प्रभाव हमारे ऊपर पड़े वही हमारा वातावरण होता है, और वो हमारा वातावरण हमको चारों ओर से ढके रहता है। फिर है E.J. रॉस साहब ने कहा वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इन्होंने कहा था वातावरण एक ऐसी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। फिर है बी लॉन्गफील्ड, इन्होंने क्या बताया है एक व्यक्ति का वातावरण उसके द्वारा गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक सभी प्राप्त उत्तेजनाओं का योग है। यानी कि बच्चा जब जन्मा गर्भाधान में है वहाँ से लेकर मृत्यु तक जो भी उसके साथ उसका प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रभाव को डालता है, इसके बाहरी जीवन को, वो सब हमारा वातावरण होता है। नेक्स्ट है बालक के विकास में पर्यावरण का प्रभाव। मैंने बताया था एटमॉस्फेयर या वातावरण का प्रभाव क्या होता है। वातावरण के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययनों एवं प्रयोगों से यह स्पष्ट किया है कि वातावरण का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष पक्ष पर पड़ता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने बालक के विकास में पर्यावरण की महत्ता पर जोर देते हुए यहाँ वही जो मैंने बताया अभी वही कहा था उन्होंने। फिर देखेंगे बालक का वातावरण के बालक के शरीर पर यानी कि बाल विकास पर पर्यावरण का प्रभाव क्या करता है, उसके शारीरिक शरीर पर देखेंगे शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था में शिशु के लिंग का निर्धारण, रंग रूप निर्धारण उसे माता पिता के पितरक यानी जीन्स करते हैं, जबकि उसके स्वास्थ्य का निर्धारण माँ से प्राप्त तत्वों पर निर्भर करता है। यानी कि अगर बच्चा स्वस्थ है तो अगर माँ स्वस्थ रही होगी तो बच्चा जब जन्म लेगा तो भी स्वस्थ होगा। यानी कि आप बच्चे का अगर माँ का ख्याल रखेंगे तो बच्चे का ख्याल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जन्म के पश्चात शिशु को जिस प्राकृतिक या सामाजिक वातावरण में रखा जाता है उसका विकास उसी के अनुरूप होता है। यह तथ्य सर्वविदित है कि शुद्ध वायु, जल, सूर्य प्रकाश, पौष्टिक संतुलित आहार, उचित व्यायाम और दिनचर्या मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी कि ये सब चीज़ें होती हैं ये मनुष्य के लिए शरीर की भूतपूर्व आवश्यकताएं होती हैं जिनसे मनुष्य लेकर अपने शारीरिक विकास कर सकता है, शारीरिक वृद्धि कर सकता है। जिन शिशुओं को अपने पर्यावरण से ये तत्व जितनी अधिक सही रूप से प्राप्त होते हैं उनका विकास तदनुरूप रूप से होता है। यानी कि ये तत्व जैसे हो गया पौष्टिक संतुलित आहार, प्रकाश, जल, शुद्ध वायु, जितना अच्छी मात्रा मिलेगा उतना ही मनुष्य का विकास या बच्चों का विकास उतना ही तीव्र गति से तो अच्छी तरीके से होगा। नेक्स्ट है शारीरिक विकास क्या है, जीवन की विकल्पना नहीं की सकती, अतः बालक के विकास में अंतःकोश के पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण एवं सामाजिक पर्यावरण का विशेष योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है बुद्धि पर प्रभाव। अब देखो बुद्धि पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम जोर डालेंगे, पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययनों का एक प्रयोग से यह सिद्ध किया है कि बुद्धि के विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कैडोल के अनुसार बालक की बुद्धि पर वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब कि क्या है वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का, इन्होंने वातावरण पर महत्ता दी है कि वातावरण का प्रभाव बहुत अधिक बच्चों के पर पड़ता है। कुमारी बक्स ने ये कहा था। फ्रीमैन, न्यूमैन तथा होलजिंगर ने वंशानुक्रम को निश्चित रखकर पर्यावरण के प्रभाव को जानने का प्रयत्न किया है। कुमारी बक्स ने असली माता पिता एवं धात्रीय माता पिता पोस्टर पेरेंट्स के बच्चों पर परीक्षण किया और परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम का 80% और पर्यावरण का 20% होता है। यानी कि एक कुमारी बक्स ने बताया था कि मतलब अपना परीक्षण किया था, ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने बताया था कि वो जो वंशानुक्रम का प्रभाव होता है वो 80% और वातावरण का जो प्रभाव होता है बच्चे के ऊपर वो 20% पड़ता है। ठीक है, फिर क्या है पर्यावरण के अच्छे बुरे होने पर बौद्धिक क्षमता में लगभग 20% का अंतर हो सकता है। इस प्रकार फ्रीमैन ने भी अपने परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि अच्छे परिवारों में पले बच्चों की बौद्धिक क्षमता अपने असली माता पिता की बौद्धिक क्षमता से अधिक पाई जाती है। न्यूमैन, फीमैन तथा होलिंजर ने 19 जुड़वा बच्चों को विभिन्न पर्यावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। यद्यपि वे रंग रूप में एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे, उनके शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का नाम मात्र का प्रभाव पड़ा, लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि में 1 से 24 अंकों तक अंतर पाया गया। यानी कि उन्होंने 19 जोड़ी के ट्विंस बेबी को परीक्षण किया तो उसमें देखा कि क्या है 1 से 24 अंक
मतलब उन्होंने एक इंडेक्स बनाई होगी, उसमें अंक रहे होंगे कि हम इस अंक को मैच करेंगे, उनका रहने का, उनके खाने का, उनके बोलने का, मतलब उस टेबल बना के उन्होंने क्या 24 अंकों का अंतर पाया था। इन सभी प्रयोगों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि व्यक्तित्व संबंधी गुणों के साथ बौद्धिक क्षमता का पर्यावरण को प्रभावित करता है, यानी कि बौद्धिक क्षमता भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण का प्रभाव। इसमें क्या है, यह सर्वविदित है कि बालक जिस प्रकार के समाज में रहता है उस समाज की बातों को सीखता है, उसी के आदर्श विकास और मूल्यों को सीखता है, उसके अनुसार आचरण भी करता है। यानी कि बच्चा जिस माहौल में रह रहा होगा, जिस तरह का व्यवहार कर रहा होगा, उस माहौल का फ़ायदा पाएगा और उसी हिसाब से ढल जाएगा और उसी हिसाब से उसका चरित्र निर्माण होगा। इस प्रकार से यह कहा सकता है कि बालक के चरित्र निर्माण में वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी कि चरित्र निर्माण में भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। प्रायः समाज में यह देखने को मिलता है कि जिन बच्चों के माता पिता, भाई बहन एवं परिवार के अन्य सदस्य संवेदनशील होते हैं, बच्चे भी संवेदनशील होते हैं। संवेगात्मक विकास प्रेम, द्वेष, क्रोध आदि वे परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है। परिवार के साथ साथ समुदाय, विद्यालय, समाज एवं राष्ट्र का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि सब कुछ बच्चे के ऊपर प्रभाव होता है। विद्यालय, समाज, राष्ट्र, घर सब कुछ का प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। नेक्स्ट है सामाजिक विकास पर प्रभाव। मानव एवं सामाजिक प्राणी है तथा इनमें सामूहिक मूल्य प्रति पाई जाती है और सीखने की सब शक्तियाँ भी लेकर पैदा होता है। बालक जिस समाज में रहता है उस समाज का व्यवहार, प्रतिमान, मूल्य एवं आदर्श सीखता है तथा समाज की भाषा को सीखता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि मनुष्य वैसे ही बनता है जैसे उसका पर्यावरण मिलता है। अतः उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट करते हुए मनुष्य के सामाजिक विकास में परिवार का मतलब सामाजिक विकास भी, यानी कि सोशल जो इंटैक्ट होता है बच्चों का, सोशल सामाजिक जो जीवन होता है वो भी बच्चों के ऊपर प्रभाव डालता है। जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसका भी असर बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व पर प्रभाव। मनोवैज्ञानिक कूले को यह मानना है कि बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इन्होंने वंशानुक्रम को न कहते वातावरण का प्रभाव अधिक बताया है। कूले ने अपने अध्ययन के आधार पर स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति महान तभी बन सकता है जब समुचित वातावरण उपलब्ध हो। इन्होंने बताया था कि बच्चा तभी महान से बन सकता है, तभी बलवान बन सकता है, तभी वह अच्छा बन सकता है जब वातावरण अच्छा होगा। तो ये शॉर्ट वीडियो था। हम इसमें प्रभावित करने वाले क्या बताया है, एक तो वातावरण, दूसरा वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये मेन फैक्टर होते हैं बच्चे के प्रभाव को बाल विकास को प्रभावित करने वाले। बाकी साथ मैंने ऊपर स्क्रीन पे बताया भी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कारजू क्लासेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और किसी को अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देते हैं, उस पर ज्वाइन होकर आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।